नमस्ते। आज के इस दिलचस्प कथा विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस लोक कथा की चीरफाड़ करने वाले हैं वो सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं भीमरपुर के कर्म की। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भयानक गरीबी, रोंगटे खड़े कर देने वाला क्रूर शोषण और कर्मों का फल आपस में टकराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर करते हैं। क्या दफन किए गए गुनाह हमेशा के लिए छिपे रह सकते हैं? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि आज के हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। हम अक्सर मान लेते हैं कि अतीत में किए गए अपराध समय के साथ मिट्टी के नीचे दबकर खत्म हो जाते हैं, है ना? लेकिन जैसा कि हम आज देखेंगे, अतीत के गुनाहों की फितरत बड़ी अजीब होती है। वो लौटकर जरूर आते हैं, और जब आते हैं तो उनका रूप सच में बेहद खौफनाक होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द कैटलिस्ट, यानी खौफ की असल शुरुआत। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा है, भीमरपुर। दिन में तो ये बिल्कुल आम सा गांव लगता है, लेकिन कहानी का केंद्र है गांव के बाहर मौजूद एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। कहते हैं कि रात के वक्त वहां जाना सीधा मौत को दावत देना है। और ये खौफनाक चर्चा ऐसे ही हवा में नहीं उड़ी थी। यहां हमें दो मुख्य किरदारों के बीच का भारी अंतर समझना होगा। एक तरफ है जमींदार रघुवीर सिंह, बेहिसाब दौलत, बेहद क्रूर दिल और पूरी ताकत। और दूसरी तरफ है हमारा दूसरा किरदार, गोपाल, एक ऐसा मजदूर जो भयानक गरीबी से जूझ रहा है, पूरी तरह बेबस है और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। यहां दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में जो असली राक्षस हमें दिखाई देता है वो कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि वो है आर्थिक शोषण और भुखमरी का खौफ। और इस क्रूरता का अंदाजा आप जमींदार की इस धमकी से लगा सकते हैं। उसने कहा, अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो पिछले महीने की मजदूरी भी भूल जा। अब देखिए, रघुवीर सिंह इसी बेबसी का फायदा उठाता है। आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं, खेत की मेड़ बहने का पूरा डर है, और वो गोपाल को रात के अंधेरे में उसी शापित जंगल वाले रास्ते से खेत जाने पर मजबूर कर देता है। यह साफ दिखाता है कि कैसे एक इंसान की भयानक गरीबी को उसके सबसे गहरे डर के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बेचारे गोपाल के पास तो कोई और चारा ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द एस्केलेशन, यानी खौफ का बढ़ना। गोपाल ने कांपते हाथों से अपनी कुदाल उठा ली है और वो उस अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़ा है। अब यहां से हमारी कहानी की रफ्तार तेज होने वाली है। अगर हम गोपाल के इस खौफनाक सफर की टाइमलाइन देखें तो सूरज ढलते ही तूफानी बादल घिरने लगते हैं, रात होती है, चांद पूरी तरह छिप जाता है और गोपाल उस जंगल में कदम रखता है जहां से अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही हैं। उसे लगातार लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर बजते हैं रात के 12। वो जैसे तैसे खेत में पहुंचता है और कुदाल को जमीन पर मारता ही है कि उसे दूर खेत के किनारे एक औरत की परछाई दिखती है। लंबे बाल, सफेद कपड़े, चेहरा बिल्कुल अंधेरे में, और सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात, वो परछाई उसकी तरफ मुड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। आप खुद सोचिए, जब इंसान का सामना ऐसे खौफ से होता है तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है ना? गोपाल की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, जिसे हम 3 चरणों में देख सकते हैं। सबसे पहले डर के मारे उसके हाथों से कुदाल गिर जाती है। दूसरा, वो एक ऐसा डर महसूस करता है जो इंसान को बिल्कुल सुन्न कर दे, खासकर तब जब वो परछाई उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती है। और तीसरा, वो बिना कुछ सोचे समझे बस अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल में अंधाधुंध भागने लगता है। यहां सारा लॉजिक, सारा तर्क खत्म हो जाता है, बस जिंदा बचने की छटपटाहट बचती है। इसी हिस्से में आगे देखते हैं द वार्निंग्स, यानी अलौकिक चेतावनियां। गांव की तरफ सुरक्षित वापस लौटने की इस जद्दोजहद में गोपाल का सामना और भी अजीब चीजों से होता है। जंगल के बीचों बीच भागते हुए गोपाल को एक हल्की सी रोशनी नजर आती है। ये हैं रामदीन बाबा, एक हाथ में लालटेन और दूसरे में लाठी लिए एक बुजुर्ग। वो गोपाल को रोशनी दिखाते हैं और उसे बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि उसे वहां नहीं आना चाहिए था। लोक कथाओं में यह बहुत ही आम बात है, एक तरह का क्लासिक ट्रोप, जहां एक मददगार प्रकट होता है और मुख्य किरदार को रोशनी या कोई चीज देकर खतरे से आगाह करता है। खैर, रामदीन बाबा से वो लालटेन लेकर गोपाल गांव की तरफ भागता है, लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की ही थी। सबसे पहले तो उसे फिर से वही महसूस होने लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। फिर अचानक बीच सड़क पर एक विशाल 7 फुट लंबा, बिना शक्ल का काला साया उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल स्थिर। और जैसे ही वो साया गोपाल की तरफ एक कदम बढ़ाता है, आता है हमारा तीसरा चरण,
गोपाल अपनी आखिरी बची हुई ताकत बटोरता है और बिना रुके सीधे उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ लगा देता है जहां गांव के बुजुर्ग बैठते हैं। गोपाल हाँफते हुए वहां पहुंचता है और सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। जब उसे थोड़ा होश आता है तो वो गांव वालों को बताता है कि कैसे वो साया उसके पीछे पड़ा था और कैसे रामदीन बाबा ने उसे वो लालकेन दी। और तभी गांव वाले उसे एक ऐसा सच बताते हैं कि पैरों तले जमीन खिसक जाए। वो कहते हैं कि रामदीन तो 2 महीने पहले ही मर चुका है। सोचिए, ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और जैसे ही गोपाल को इस बात का एहसास होता है, ठीक उसी पल बिना किसी हवा के उस बरगद के पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य चीज बिल्कुल उनके बीच मौजूद हो। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द हाइब्रिस, यानी सत्ता का अंधापन और अहंकार। ये हिस्सा पूरी तरह से जमींदार रघुवीर पर टिका है। हम देखेंगे कि कैसे दौलत और ताकत का नशा इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे सामने साक्षात मौत भी नजर नहीं आती। गोपाल अभी खौफ में अपनी पत्नी सीता को यह सब बता ही रहा होता है कि बाहर भारी कदमों की आवाज आती है। जमींदार का अहंकार देखिए, वो गुस्से में तमतमाता हुआ गोपाल के घर पहुंचता है। सीता हाथ जोड़कर उसे उन भूतिया घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन वो उन सारी चेतावनियों को कोड़ी बकवास बताकर खारिज कर देता है। उल्टा वो अपनी ताकत की धौंस जमाकर गोपाल को हमेशा के लिए काम से निकालने की धमकी देता है। उसकी ये जिद और इंसान की जान की कोई कीमत न समझने का रवैया ही है जो उस डरे हुए मजदूर को वापस उसी मौत के कुएं में धकेल देता है। मजबूरी में गोपाल को जमींदार के साथ वापस उसी सुनसान खेत की तरफ जाना पड़ता है। अब जरा दोनों की मानसिक स्थिति को देखिए। एक तरफ गोपाल है जो डर से कांप रहा है, उसे खतरे का पूरा एहसास है और वो हवा में मौजूद उस ठंडी खौफनाक मौजूदगी को महसूस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर है जो लगातार मजाक उड़ा रहा है, ठहाके लगा रहा है और उस तथाकथित चुड़ैल को देखने की जिद कर रहा है। उसमें खौफ नाम की चीज ही नहीं है। और फिर ठीक उसी जगह पर जहां गोपाल की कुदाल छूटी थी, अचानक उन दोनों को अपने पीछे किसी की ठंडी सांसों का एहसास होता है। यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, द रिट्रीब्यूशन, यानी कर्मों का फल। इस पूरी कथा की सबसे खास बात यही है कि यहां से ये सिर्फ एक आम डरावनी कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक खौफनाक लेकिन सटीक इंसाफ की कहानी बन जाती है। वे दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। वो औरत जो पहले सिर्फ एक परछाई थी, अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। उसकी फटी हुई आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान। और फिर अचानक उस आत्मा का चेहरा बदलने लगता है। पलक झपटते ही वो भयानक परछाई किसी और में नहीं बल्कि जमींदार रघुवीर सिंह की अपनी मृत पहली पत्नी के रूप में तब्दील हो जाती है। और फिर वो आत्मा कुछ ऐसा बोलती है जो रोंगटे खड़े कर दे। तुझे याद है रघुवीर, तूने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफनाया था ना? सच कहूं तो ये पल इस पूरे विश्लेषण की जान है। ये कोई आम फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक बेहद संगीन और खौफनाक आरोप है। ये जमींदार के उस राक्षसी गुनाह को सामने लाता है जिसे उसने अपनी दौलत और सत्ता के घमंड में उसी मिट्टी के नीचे दफना दिया था जिस मिट्टी पर वो आज राज कर रहा था। अतीत का वो काला सच अब बाहर आ चुका था और अब वक्त था इंसाफ का। और यकीन मानिए, कर्मों का ये फल बेहद तेजी से मिलता है। सबसे पहले अचानक आंधी चलने लगती है और जमीन कांपने लगती है। दूसरा, वो भूतिया पत्नी कहती है कि आज तुझे भी इसी मिट्टी में दफन करूंगी, और वो साया जमींदार को अपनी ओर खींचते हुए हमेशा के लिए अंधेरे में ले जाता है। और तीसरा, उसके गायब होते ही वहां एक बिल्कुल सुन्न कर देने वाला खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। जिस मिट्टी का उसे इतना लालच था ना, उसी मिट्टी ने आज उसे निगल लिया था। अब आते हैं दी आफ्टरमैथ पर, यानी उस रात के बाद का परिणाम। चलिए देखते हैं कि इस भयानक रात ने भीमरपुर के इन लोगों और खुद उस गांव के भविष्य पर क्या असर डाला। अगली सुबह का नज़ारा बेहद खौफनाक था। जब गांव वाले हिम्मत जुटाकर उस खेत में पहुंचे तो वहां रघुवीर का कोई नामो निशान नहीं मिला। जमीन पर सिर्फ उसकी मिट्टी में सनी हुई घड़ी पड़ी थी, जो उसके घमंड और दौलत का इकलौता बचा हुआ सबूत थी। उस दिन के बाद वो जमींदार कभी नहीं मिला। खौफ के मारे गोपाल और उसकी पत्नी सीता ने भीमरपुर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और वो खेत जहां ये सब कुछ हुआ वो हमेशा के लिए एक वीरान और खौफनाक जगह बन गया। आज भी कहते हैं कि भीमरपुर में रात के समय उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत की हंसी गूंजती है। अब जाते जाते हमारे सामने एक बड़ा सवाल रह जाता है, वो गूंजती हुई हंसी क्या वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर किसी के अधूरे इंसाफ की आवाज? क्षेत्रीय लोक कथाएं अक्सर
सिर्फ डराने के लिए नहीं होती हैं, वो हमें दबे हुए गुनाहों के भयानक परिणामों के बारे में चेतावनी भी देती हैं। इस कथा विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज के इस सफर से आपको कुछ नया और दिलचस्प जरूर मिला होगा।